छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में बीते दिनों एक जो बड़ा ऑपरेशन चला, जिसे कर्रे गुट्टा ऑपरेशन बताया गया, KGH कर्रे गुट्टा हिल्स के तौर पर, और इसे ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन का नाम भी दिया गया। इस ऑपरेशन के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें CRPF और छत्तीसगढ़ के DG दोनों उपस्थित थे, और बताया गया कि कितनी बड़ी ये सफलता है और इसमें क्या क्या उन्हें उपलब्धियां मिली हैं, सफलता मिली। इस दौरान मारे गए 31 माओवादियों की शिनाख्ती को लेकर पुलिस ने एक PDF भी जारी किया। इस PDF को देख रहा था तो 11 नंबर में जिस मारे गए माओवादी का शिनाख्त किया गया था, उसे लेकर मन में कई सवाल एकत्रित हुए। उसको लेकर मैंने कई तस्वीरें एकत्रित की, कुछ जानकारियाँ एकत्रित की। जो जानकारियाँ निकल कर आई तो मेरे मन में कुछ सवाल आया। मुझे लगा मुझे अपने दर्शकों के सामने भी ये सवाल रखना चाहिए, तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने एक दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे दंडकारण्य ही नहीं बल्कि पूरे देश से माओवाद को पूरी तरह जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद से 2024 में पूरी सेना, हमारी जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज, उन्होंने पूरे जी जान से छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के हर उस इलाके को छान मारा जिस इलाके में कभी ऑपरेशन कर पाना संभव नहीं हुआ करता था। सफलताएं भी मिली और 2025 में भी कमोबेश इस तरह की सफलताएं लगातार मिलती रहीं। 21 अप्रैल को एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया जो कर्रे गुट्टा हिल्स के लिए था। उसे चारों तरफ से घेर कर उस पहाड़ी को अपने कब्जे में लेने को लेकर पुलिस के पास बहुत पुख्ता जानकारी थी कि उस पहाड़ी के ऊपर माओवादियों का बहुत सुरक्षित बेस है, जहां वो हथियार तक बना रहे हैं और बड़े स्तर के माओवादी वहां बहुत आराम से सुरक्षित रहते भी हैं। और उस जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, जिसमें 31 माओवादी मारे गए और तमाम सारी जानकारियाँ आपने जो पुराने वीडियो में देखी। लेकिन मारे गए 31 माओवादियों की शिनाख्ती में 11 नंबर पर जो शिनाख्ती की गई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। दरअसल उसके बारे में पुलिस ने बताया कि ये माओवादियों का डॉक्टर है, जिसका नाम है सादरपल्ली चंदू उर्फ रवि, जिसकी उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है। ये एटूरू थाना कनईगुड़म जिला सुकमा इसका निवासी बताया जा रहा है और ये पार्टी सदस्य है डॉक्टर टीम, जो इसकी जानकारी बताई जा रही है। लेकिन वहीं इसको लेकर कुछ जानकारियां, अब आप इसकी तस्वीर देखें, और भी आ रही हैं। एक जानकारी निकल कर आई, तेलंगाना का किसी ने एक पोस्ट लिखा है जिसे पढ़कर मुझे इसके बारे में एक जानकारी मिली, जिसमें लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बेहद अनोखी तस्वीर शेयर हो रही है, जिसके साथ शोक संदेश भी दिए जा रहे हैं। इस तस्वीर में एक युवक नजर आ रहा है जिसमें चश्मा और घड़ी पहनी है। वह गहरे हरे रंग की लड़ाकू वर्दी और टोपी पहने हुए, उसके पैरों में साधारण रबर की चप्पलें और उसके पीछे घना जंगल जैसा इलाका दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में कुछ विरोधाभासी तत्व भी है। उसके कंधे पर एक राइफल टंगी हुई है, लेकिन उसके गर्दन में एक स्टेथोस्कोप भी लटका हुआ है। एक 24 वर्षीय युवक उत्तर तेलंगाना के गांव का, जिसका नाम S चंदू उर्फ रवि है। रवि की मौत हाल ही में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रे गुट्टा पहाड़ियों में चल रहे ऑपरेशन कगार के दौरान हुई। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसका शव उसके परिवार को सौंप दिया। रवि की एक अन्य तस्वीरें भी इस तस्वीर से बिल्कुल अलग हैं, जो उसे उसके प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़ाव को दिखाती हैं। एक तस्वीर में वह किसी आम युवा की तरह मुस्कुराता हुआ नजर आता है, जैसे इंस्टाग्राम के लिए पोज दे रहा हो, जिसमें रवि ने एक टी-शर्ट पहनी है और नीले रंग की स्लिम फिट पैंट पहनी हुई है। उसकी कलाई पर एक काली रंग की पतली स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड है। उसने सफ़ेद और काले रंग की स्पोर्टी चप्पल पहनी हुई है। ये दोनों तस्वीरें रवि की छोटी सी ज़िंदगी की कहानी बयां करती हैं कि एक सामान्य युवक से माओवादी पार्टी का एक अहम सदस्य बनने तक की यात्रा। अन्नपूर्णा और वेंकटेश्वरलू के दूसरे बेटे रवि ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है। इसके बाद वह भद्राचलम कस्बे में एक लैब टेक्नीशियन की नौकरी करने लगा। वहीं पर वह कथित तौर पर माओवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ और आंदोलन की ओर झुक गया। कुछ साल पहले उसने माओवादियों का साथ अपना लिया। जब गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया, तब उसके परिवार और दोस्त गहरे शोक में डूबे हुए थे। वे उसकी इस चरम और जानलेवा राह को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। हालांकि रवि आंदोलन में नया और अनुभवहीन था, लेकिन उसकी तेज सोच और प्रतिबद्धता के कारण वह जल्दी नेतृत्व के करीब आ गया। माओवादी संगठन के भीतर उसे डॉक्टर कहा जाता था। हालांकि उसके पास कोई औपचारिक मेडिकल डिग्री नहीं थी, लेकिन लैब टेक्नीशियन के रूप में उसके अनुभव ने काम किया और उसे संगठन के सदस्यों की सेहत का ध्यान रखने के लिए उसे प्रशिक्षित किया जा रहा था।
इसलिए कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में तैनात माओवादी दल के भीतर उसकी भूमिका अहम बन गई। यह स्पष्ट नहीं है उसकी मौत कैसे और कब हुई, लेकिन उसकी जीवन कथा इंटरनेट पर काफ़ी जिज्ञासा जगा रही है। ये एक किसी ने तेलुगु में लिखा जिसका हिंदी ट्रांसलेट मेरे पास आया। साथ ही साथ मैंने जब इस पर और भी छानबीन करने की कोशिश की तो पता चला कि रवि का जो घर है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बहुत ही छोटा सा उसका घर है, झोपड़ी है। और उसके पिताजी की मौत काफ़ी पहले हो गई जब रवि नौवीं में पढ़ रहा था। तब उसके बाद उसकी माँ ने ही उसे पढ़ाया और आगे बढ़ाया। तो उसकी माँ को और उसका एक और भाई भी है रवि का। काफ़ी उम्मीदें थी कि रवि अब पढ़ लिया है और जिस तरह से उसने लैब टेक्नीशियन का काम शुरू किया है या जॉब शुरू किया, तो अब घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। क्योंकि आप एक तस्वीर जो देख रहे हैं जिसके बाहर चार दीवारी, जो बाउंड्री वॉल पर जो लकड़ियों से बनाई गई बाउंड्री वॉल है, उस पर अभी भी रवि की तस्वीरें लगाई गई हैं उसकी मौत के बाद। और उसके घर में श्रद्धांजलि सभा शोक आयोजित की गई है। मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद एक जहन में एक बात आ रही थी कि उसकी माँ जो सोचती थी कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, वो कमाने लगा है, वो घर के उन सारी परिस्थितियों को संभाल लेगा, जो परिस्थितियाँ काफ़ी तकलीफ़दायक थी। लेकिन ऐसा हुआ क्या होगा कि रवि के जीवन में इतना बदलाव आ गया कि जो स्टेथोस्कोप जो उसने अपने कंधे पर लटकाया, जो उसने ये सोचा कि वो मेडिकल के फील्ड में कुछ काम करे, उसके इलाके में गरीबों के लिए हो सकता है कि कुछ दवाइयों का काम करे, वो हथियार कैसे उठाने को तैयार हो गया। उसके पीछे की कहानी हालांकि उसके अंतिम संस्कार के साथ ही ख़त्म हो गई। ख़त्म तो उसी समय हो गई थी जब उसको पहली गोली लगी होगी और उसके दिल के अंदर ये क्यों उसने हथियार उठाया, ये कहानी ख़त्म हो गई होगी। लेकिन उसने अपने मरने के बाद एक सवाल छोड़ दिया। सवाल ये छोड़ा कि जिस तरह से कहा जाता है आज के समय में कि जो बस्तर के माओवादी हैं जिन्होंने हथियार उठाया है, दरअसल ये पिछड़े हैं और ये अनपढ़ हैं और इन तक जो विकास की जो धारा है वो नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से ये माओवादियों के साथ बरगलाने पर उनके साथ चले गए। अगर वाकई में ऐसा होता है तो फिर ये क्यों माओवादी बन गया रवि? क्योंकि ये तो पढ़ा लिखा था और पढ़े लिखे होने के साथ इसने नौकरी भी ज्वाइन की। नौकरी ज्वाइन करने के बाद इसके जीवन में ऐसा हुआ क्या कि ये हथियार उठाने को मजबूर हो गया? मजबूर हुआ या स्वस्फूर्त चला गया, ये भी सवाल इसके साथ ही चला गया। लेकिन एक बात और है, जिस तरह से कहा जाता है कि शिक्षा ही माओवाद को समाप्त कर सकती है, तो उस पर इसने एक बड़ा सवाल उठा दिया है। क्योंकि ये शिक्षित था और शिक्षित होने के बाद इसने हथियार उठाया। एक बात ये भी कहा जाता है कि अब जब आज की पीढ़ी जो है जब स्मार्टफोन यूज़ करने लगेगी, इंटरनेट से कनेक्ट होगी और लोगों को देखेगी, बाहरी दुनिया को देखेगी, तो अपने आप इस आंदोलन से दूर हो जाएगी, अपने आप इन हथियारों की दुनिया से, इन जंगलों की दुनिया से अपने आप को दूर करेगी। लेकिन इस पर भी रवि ने एक सवाल खड़े कर दिया। क्योंकि ये मोबाइल यूज़ करता था, इसने इंटरनेट की दुनिया भी देखी थी, पढ़ा लिखा था, लैब टेक्नीशियन की नौकरी भी करता था, उसके बावजूद इसने जंगलों की दुनिया को चुना, विद्रोही की दुनिया को चुना। इसने वो जो लड़ाई है, जो युद्ध चल रहा है, जो आंदोलन है माओवादियों के अनुसार, उस दुनिया को चुना और सारी व्यवस्थाएं और सुविधाओं को छोड़कर, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर, अपने एक भाई को छोड़कर इसने जंगल का रास्ता चुना। इसके पीछे कई सवाल हैं। मुझे लगता है कि इस सवाल को आज उठाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद समाप्त हो जाएगा, तो वाकई में माओवाद समाप्त होगा कि जिन्होंने माओवाद विचारधारा को धारण किया है केवल वो समाप्त होंगे? क्योंकि अगर विचारधारा जिंदा रहेगी तो ये माओवाद की लड़ाई मुझे लगता है कि इतनी जल्दी तो समाप्त होने वाली नहीं है। अगर माओवाद को समाप्त करना है तो विचारधारा को मारना होगा, और विचारधारा को मारना है तो आपको जानना होगा कि विचारधारा का फैलाव आखिर हो कहाँ से रहा है, कैसे हो रहा है। केवल दंडकारण में लोगों को मार देने से ही माओवाद नहीं समाप्त होगा। मुझे लगता है कि तेलंगाना में अगर आज भी आप देखिए कि रवि के अंतिम संस्कार में किस तरह से भीड़ है, और उसके बाद 18 मई को उनके याद में एक और बड़ी शोक सभा भी आयोजित की जाती है, तो उनके समर्थक किस तरह से वहाँ पहुँचे हुए हैं, किस तरह से वो उन्हें आज भी शहीद का दर्जा दे रहे हैं, किस तरह से तेलंगाना में लोग मानते हैं कि जो माओवादी हैं वो असल में क्रांतिकारी हैं और गरीबों के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आप सोचिए कि आपके देश में ही अभी भी उनके लिए लोग इस तरह से सांत्वना और सहानुभूति रखते हैं, तो क्या वाकई में 31 मार्च 2026 तक माओवाद समाप्त हो पाएगा, या केवल दंडकारण के कुछ इलाके को ही आप कुछ लोगों से वीरान कर देंगे? वीरान कर देंगे मतलब उन लोगों को मारकर उस इलाके को ख़त्म कर देंगे। या हो सकता है कि आप केवल यहाँ पे लोगों को मारकर, हथियारों को इकट्ठा कर केवल एक आंकड़ा दे पाएंगे कि हमने माओवाद को समाप्त करने के लिए इतने सारे लोगों को मारा, जो माओवादी थे जिनके हाथ में ऑटोमेटिक वेपन था। लेकिन इस तरह से अगर नई पीढ़ी पढ़ने के बाद, ऑटोमेटिक और स्मार्टफोन यूज़ करने के बाद
दोबारा फिर से जंगलों की राह थामती है, दोबारा फिर से हाथ में ऑटोमेटिक वेपन थामती है और सरकार से लड़ने को और मर जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि असल गलती कहाँ है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे गलती कर रही है सरकारें। क्या वाकई में जो निचले स्तर का जो तबका है उन्हें वो सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं कि उनके मन से सारे विद्रोह खत्म हो पाएँ? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैंने इन सारे तस्वीरों को दिखाकर ये सवाल खड़े करना से लाजमी समझा और मुझे लगा कि हर दर्शक से पूछना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारे दर्शकों को लग रहा होगा कि ये माओवादियों का समर्थक है, लेकिन मैंने एक सवाल उठाया है, मैं माओवादियों का समर्थक नहीं हूँ, जो परिस्थितियाँ हैं उस पर सवाल उठा रहा हूँ। सवाल यही है कि क्यों लोग हथियार उठा रहे हैं। पुराने लोग उठाते थे किसी और समय में, आज का युवा हथियार उठा रहा है, चौंकाने वाली बात। एक रवि मारा गया तो सारी चीज़ें सामने निकल कर आई कि एक पढ़ा लिखा नौकरी पेशा वाला युवा हथियार उठा रहा है। अभी पता नहीं कितने ऐसे रवि संगठन में होंगे, क्यों गए होंगे, या कितने लोगों के जहन में इस तरह की बातें आ रही होंगी। सरकार को केवल विकास ही नहीं, ऐसे लोगों की मानसिकता को समझकर ऐसी मानसिकता को दूर करने पर काम करना चाहिए। इस पर काम करना चाहिए कि एक आखिरी आदमी हथियार न उठाए, कलम उठाए और साथ ही साथ राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग दे, ना कि राष्ट्र के लिए चुनौतियां पैदा करने में अपना सहयोग दे, अपनी ताकत लगाए। अगर मुझे लगा कि ज़रूरी सवाल है आपके सामने रखूं, रवि की इन तस्वीरों से आपके मन को झकझोरूं, आप भी सोचने पर मजबूर हों कि ज़मीन पर हो क्या रहा है असल में। जो सरकारें ऊपर से बोल रही हैं तो ज़मीन पे क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। अगर आपको सवाल लाजमी लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लगता है कि पॉइंट पे बात हो रही है, मुद्दे पे बात हो रही है, बस्तर टॉकीज़ में हम बकवास नहीं कर रहे हैं और इसको सब आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।